नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। और जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा वीडियो वन शॉट लेक्चर रहने वाला है, जहां पर हम आपके बिजनेस एनालिटिक्स की यूनिट 3 दैट इज द गेटिंग स्टार्टेड विद आर को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले काफी बच्चों का ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने जो आपका यूनिट 1 है उसके बाद डायरेक्टली यूनिट 3 अपलोड कर दिया है, क्या हमें यूनिट सेकंड नहीं करना है? तो इसका जवाब है, अगर आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हैं तो आप सभी एसओएल के स्टूडेंट को यूनिट 2 प्रिपेयर करना है आपके जो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए। लेकिन अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो रेगुलर के केस में आपकी यूनिट सेकंड से आपको कोई भी आपके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले आपका यूनिट 1 मैंने अपलोड किया, फिर हम लोग 3 अपलोड करेंगे, फिर हम लोग 4 अपलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग 5 अपलोड करेंगे, और लास्ट में जाकर के अगर हमारे पास समय रहता है तो मैं आपको यूनिट 2 का वन शॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस चीज के लिए कमेंट नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी टॉपिक्स हम लोग आज के वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो तमाम टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो यूनिट का टाइटल या चैप्टर का टाइटल है दैट इज द गेटिंग स्टार्टेड विद आर। आप सभी जानते हैं आर के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमें होना चाहिए। अगर आप लोग बात करते हैं आर की, तो आर अपने आप में एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आप सभी ने अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में सुना होगा, आप सभी ने एचटीएमएल के बारे में सुना होगा, आप सभी ने जावा के बारे में सुना होगा, आप सभी ने सी प्लस प्लस के बारे में सुना होगा। उसी तरीके से, हालांकि वैसा नहीं है, लेकिन ये जो आपका आर लैंग्वेज है ना, वो अपने आप में एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना, वो आपके स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन के अंदर किया जाता है। जो भी आप लोगों को स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करनी होती है, वहां पे आपको कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा काम में आती है? आपकी लैंग्वेज आर आपकी काम में आती है। इसी तरीके से अगर आपको डेटा को एनालिसिस करना है, डेटा को विजुअलाइज करना है, अगर आपको बिजनेस के अंदर हेल्प करना है अपने लार्ज डेट से जो आपका डेटा सेट है उसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, तो वहां पर हमें कौन हेल्प करता है? सर आपका आर लैंग्वेज हेल्प करता है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, सर आर अपने आप में एक लैंग्वेज है, या आप लोग कह सकते हैं आर इज ए ओपन सोर्स लैंग्वेज जिसका मेनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन के अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर, उसके बाद आप लोग कह सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर, और लास्ट में जाकर के अगर आपके पास कोई लार्ज डेटा सेट है उसको एफिशिएंटली अगर आपको उसको एनालिसिस करना है, तो वहां पर भी हमारी कौन हेल्प करता है? माय डियर फ्रेंड्स, आपकी आर लैंग्वेज हेल्प करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपकी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो यहां पर आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट से लेके वर्किंग प्रोफेशनल कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए अगर आप लोग आर लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको डेवलप किया था, इन दोनों नामों को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है कि भाई साहब इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को डेवलप किन किन लोगों ने किया था। इसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई समझाने वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द आर की, लेकिन हम लोग किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? बिजनेस एनालिटिक्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग कहें कि सर आर जो लैंग्वेज है उसका बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, या आपके जो बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर क्या कुछ यूजेज होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर साफ साफ शब्दों में बता सकते हैं। अगर आप लोग एनालाइज करना चाहते हैं कस्टमर ट्रेंड्स को एंड परचेजिंग बिहेवियर को, देखिए जब भी आप लोग किसी भी इंटरनेट टूल की बात करते हैं, किसी भी आप लोग डिजिटल एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे आपके पोटेंशियल कस्टमर वहां पर आते हैं। और अगर आप लोग ये
जानना चाहते हैं, इस चीज को एनालिसिस करना चाहते हैं, इस चीज को फोरकास्ट करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कितने हमारे कस्टमर है जो हमारे एक तरीके से बाइंग पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, या आप अपने कस्टमर के परचेजिंग बिहेवियर को समझना चाहते हैं ना, उस टाइम पे हमारी कौन हेल्प कर सकता है, उस टाइम पे हम लोग आर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आर लैंग्वेज है ना वो हमें सपोर्ट करता है सेल्स की फोरकास्टिंग के लिए, माने आपका जो सेल्स है उसका पूर्वानुमान करने के लिए कि एग्जैक्टली कितना सेल जाएगा, कौन कौन से कस्टमर है, कौन कौन सा तबका जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकता है। यानी कि अगर आप लोगों को सेल्स का फोरकास्टिंग करना है तो उस केस में आपकी कौन हेल्प कर सकता है, माय डियर फ्रेंड्स, आपका आर लैंग्वेज आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है तो यहां पर भी आपको आर लैंग्वेज का सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप लोग अपने कस्टमर का सेगमेंटेशन करना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको आर लैंग्वेज का सपोर्ट मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप लोग फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस करना चाहते हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने रिस्क को, जो आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल रिस्क को अगर आप लोग एनालिसिस करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी आपको आर लैंग्वेज सपोर्ट कर सकता है। और लास्ट एंड फाइनल अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग कैंपेन परफॉर्मेंस एनालिसिस करना चाहते हैं, मान लीजिए बिजनेस के अंदर आपने कोई आपका बिजनेस कैंपेन चलाया है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके की रही, अगर आप उसको एनालिसिस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी कौन सपोर्ट कर सकता है सर, वहां पर आप लोग आर लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, आर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आर लैंग्वेज के टूल का इस्तेमाल करके आप लोग इसमें पर्टिकुलरली सपोर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं, ये आपके बेटर बिजनेस डिसीजन के अंदर आपकी काफी हद तक मदद करता है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आर लैंग्वेज होता क्या है और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आर लैंग्वेज का क्या कुछ इस्तेमाल है, क्या कुछ रोल है, या आर लैंग्वेज किस तरीके से बिजनेस एनालिटिक्स को इंपैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। इस तरीके के सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन में बनने की इस बार पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। उम्मीद करता हूं आपको इस चीज का क्लैरिटी मिल गया होगा और ये छोटे छोटे जो दो टॉपिक थे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो अब हम बढ़ेंगे सर, अगर आप लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं आर लैंग्वेज के अंदर, अगर आप लोग कहते हैं आर लैंग्वेज के सर एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस का मतलब आप लोग कह सकते हैं आप इसके फीचर्स क्या हैं या फायदे क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका आर लैंग्वेज है ना, एक तो फ्री रहता है, दूसरा क्या रहता है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति स्टूडेंट से लेकर के और वर्किंग प्रोफेशनल तक आर लैंग्वेज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। और ये जो आपका एप्लीकेशन है या फिर आपका लैंग्वेज है, ये आपका ऑलमोस्ट फ्री रहता है। तो इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपको लाइसेंस का कोई कॉस्ट नहीं देना होता और स्टूडेंट से लेकर रिसर्चर तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा है, इसका पहला एडवांटेज क्या है, एक तो ये फ्री रहता है, दूसरा आप लोग क्या कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये अपने आप में ओपन सोर्स आपका जो लैंग्वेज है वो रहने वाला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा, पावरफुल स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म, ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सपोर्ट करता है एडवांस एनालिटिकल टेक्निक के साथ। ध्यान रखिएगा, जितनी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर उनके अंदर कंपैरिजन की बात करते हैं तो आर लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पे आपको सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे आपके एडवांस लेवल के टेक्निक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको बेसिकली एनालिटिक्स के अंदर सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे हाई लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप लोग डेटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आर लैंग्वेज की जो कैपेबिलिटी है ना वो अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में आपको बहुत हाई देखने को मिलती है। समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज सर ये आपका एक फ्री रहता है, दूसरा क्या है सर, ये ओपन सोर्स है। फ्री का मतलब क्या है, लाइसेंस का कोई कॉस्ट नहीं देना है। ओपन सोर्स का मतलब स्टूडेंट से लेके वर्किंग प्रोफेशनल से लेके और रिसर्चर तक कोई भी आपका इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसकी हेल्प से आप लोग डेटा हैंडल कर सकते हैं, जैसे आप लोग टेक्स्ट फाइल के साथ भी एक तरीके से डेटा हैंडलिंग कर सकते हैं, स्प्रेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटाबेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेब और एप्लीकेशन को भी आप वेब का एपीआई जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के साथ आप लोग काम कर सकते हैं यूजिंग द आर लैंग्वेज। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ द डेटा को आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने
आपको बताया कुछ एडवांटेजेस है, 3 मेजर एडवांटेजेस। सर इसका कॉस्ट फ्री रहता है, ओके, ये ओपन सोर्स है, ओके, यहाँ पर पावरफुल स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है, ओके, इसके अंदर आप लोग मल्टीपल टाइप ऑफ द डेटास को हैंडल कर सकते हैं, ओके, लेकिन इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलते हैं जो कहीं हद तक आपको काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रोल प्ले करेंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आर लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, तो ध्यान दीजिएगा जो जो भी बिगिनर होता है ना, इनिशियली उसको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, इनिशियली उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। याद रखिएगा सेकंड यहाँ पे एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, एक्सटेंसिव होता है। इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इज स्कैटर्ड अक्रॉस द मेनी पैकेज एंड द मॉड्यूल। सबसे जरूरी बात है, ध्यान दीजिएगा, आर लैंग्वेज के अंदर है ना, अगर आप लोग देखेंगे तो इकट्ठी एक जगह कंसंट्रेटेड नॉलेज आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो स्कैटर्ड है, वो बिखरी हुई है अलग अलग पैकेज की फॉर्म में, अलग अलग मॉड्यूल्स की फॉर्म में। तो हमें क्या करना होता है, उन मॉड्यूल की जानकारी लेनी होती है, उनको एक तरीके से इकट्ठा करना होता है और फिर उनको एक्सेस करना होता है। तो ये एक आपका थोड़ा सा बड़ा चैलेंज हो सकता है अगर आप लोग आर लैंग्वेज के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं। चैलेंजेस भी बोल सकते हो और डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हो अगर आप लोग आपके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द फंक्शन एंड द सिनेटैक्स। सिनेटैक्स के अंदर और फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ऑब्वियस सी बात, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो ये तो हर एक लैंग्वेज के अंदर, किसी भी नए प्लेटफॉर्म के अंदर आपको जानने की जरूरत होती है कि भाई साहब वहां पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो डेफिनेटली आप लोग कुछ जान ही नहीं पाएंगे। किसी भी चीज के अंदर अगर आप लोग क्रिएटिविटी लेके आना चाहते हैं, किसी भी चीज के अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप लोग जाना चाहते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है केवल एक ही अल्टरनेट होता है, वो है हार्ड वर्क, प्रैक्टिस और मेहनत। इसके अलावा कोई अल्टरनेट मेरे को तो लगता नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने 2 या 3 टॉपिक कवर किए हैं। सर इंट्रोडक्शन टू द आर हमने देखा, आर लैंग्वेज होता क्या है। अगर आप लोग बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर बात करते हैं तो आर का क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, या डिसएडवांटेजेस के अलावा आप लोग कह सकते हैं आर लैंग्वेज के अंदर क्या कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स यहां तक चीजें आपको क्लियर रही होंगी, यहां तक आपको सारी चीजें पसंद आ गई होंगी, सेशन अभी तक आपको अच्छा लगा होगा। देखो यार, यहां तक चीजें अगर आपको पसंद आई है ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोज आपको समय रहते मिल सके। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सबसे जरूरी टॉपिक है, स्टार्ट टॉपिक है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिहाज से। सर आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे 2 आप लोग एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एक तो आपका आर लैंग्वेज हो गया और अब आर लैंग्वेज के साथ आपको आर स्टूडियो भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक आपका आर लैंग्वेज होता है, एक आपका आर स्टूडियो होता है। तो आर लैंग्वेज को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, आर स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉलेशन का अपना एक प्रोसेस होता है। और मेरे को नहीं पता ये प्रैक्टिकल का आपका एक सेगमेंट है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर चलो एग्जामिनर पूछ ले तो एक अलग बात है, लेकिन ये आपके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी इस तरीके की चीजें यहां से पूछी जाती हैं। मेरे को नहीं लगता ये इनका कोई सेंस बनता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या करें, हमें तो एग्जामिनेशन देना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई है, देखिए पिक्चर्स पे मैं नहीं बात करूंगा, आप लोग विजुअल्स को एक बार देख जरूर लीजिएगा। ये जब मैं आपको इस सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ना अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और अगर आप लोगों को सेशन का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो एक बार जो मैंने विजुअल्स यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं ना, इंटरफेस का जो विजुअल है उसको आपको गो थ्रू करना है ताकि आपको क्लैरिटी हो सके जो जो बातें मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, जो भी प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग आपके आर लैंग्वेज की बात करेंगे। आर लैंग्वेज को कैसे इंस्टॉल करना है, आर को कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहली आपकी स्टेप रहेगी, आपको CRAN वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको CRAN वेबसाइट के ऊपर जाना है, सॉरी, जैसे आप लोग CRAN वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहां पर आपको डाउनलोड करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। माने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना, अगर आप लोग विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो विंडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैक के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और आप लोग लिनक्स के लिए अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिनक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपने क्या किया, आपने आर लैंग्वेज का जो इंस्टॉलेशन है या फिर आप लोग कहेंगे एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लिया। अब
डाउनलोड करने के बाद ना आपको क्या करना होता है माय डियर फ्रेंड्स, डाउनलोड अब आपने किया, डाउनलोड कैसे किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने लेटेस्ट वर्जन ऑफ द आर के ऊपर क्लिक किया, डाउनलोड के अंदर आप लोगों को क्या दिखेगा, इंस्टॉलर फाइल दिखेगा। इंस्टॉलर फाइल का मतलब क्या है, जैसे आप लोग उस फाइल को ओपन करते हैं, राइट बटन क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या डबल टैप करके आप लोग ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको विंडोज के अंदर क्या करना है, आपको डाउनलोड के अंदर है ना क्लिक करना है, बेस के ऊपर डाउनलोड करना है लेटेस्ट सेटअप को, यानी कि सिंपल सी बात, आपने क्या किया है, डाउनलोड कर लिया, क्या कर लिया, फाइल। अभी तक ये डाउनलोड के बारे में ही बता रहा है कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे डाउनलोड आर लैंग्वेज का ऑप्शन देखते हैं, लिनक्स के लिए, लास्ट में क्या है, विंडोज के लिए। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा, अलग अलग वर्जन आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट वर्जन करके डाउनलोड कर लेना है और अब उसको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए कुछ इस तरीके का विजार्ड आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसको आप लोग कहते हैं सेटअप विजार्ड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को नेक्स्ट 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 क्लिक करना है, परमिशन को अलाउ करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करना है और लास्ट में जाके जब आप लोग फिनिश पर क्लिक करेंगे ना तो आपका ओके हो जाएगा, माने आपके सिस्टम के अंदर जो आपका आर लैंग्वेज है वो इंस्टॉल होने वाला है। अब देखिए क्या लिखा हुआ, जो आपने इंस्टॉलर डाउनलोड किया है उसको ओपन करना है, आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है, जो आपके लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको इंस्टॉलेशन फोल्डर चूज करना है और ये कंप्लीट कर लेना है इंस्टॉलेशन, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे ना, आपके सिस्टम के अंदर आर लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार आपने आर लैंग्वेज इंस्टॉल कर लिया ना तो साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आर स्टूडियो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली अगर आप लोग आर लैंग्वेज को ओपन करते हैं तो हो सकता है चीजें आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर ना बैठे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर स्टूडियो आपकी सहूलियत के लिए ही बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, आर स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है। जैसे अगर आप लोग डायरेक्टली गूगल के ऊपर भी लिखेंगे ना आर स्टूडियो फ्री डाउनलोड, तो आप लोगों को पहला ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा जहां पे आप लोगों को क्या लिखा हुआ दिख रहा है, इंस्टॉल आर स्टूडियो डेस्कटॉप, और इसके आगे देखिए एक छोटा सा आइकन दिखा हुआ है, आपको क्या करना, डाउनलोड कर लेना। जैसे आप लोग डाउनलोड करके इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो सिंपल सा प्रोसेस, आप लोग दोनों आर लैंग्वेज को भी और आर स्टूडियो को भी क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर स्टूडियो की वेबसाइट के ऊपर जाना है, आर स्टूडियो डेस्कटॉप वर्जन फ्री वाला आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे किया जाता है, आपको रन करना है आर स्टूडियो इंस्टॉलर को, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, कंप्लीट कर लेना है इंस्टॉलेशन और आर स्टूडियो आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा इंस्टॉल्ड आर के साथ, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको आर लैंग्वेज को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, आर स्टूडियो को कनेक्ट, आर स्टूडियो को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जैसे ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होएगा, आपका जो आर है ना, जो आपका आर स्टूडियो है वो आर के साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको आपको गो थ्रू करना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। बहुत बेसिक चीजें, इतना मैं गारंटी देता हूं इस सेशन में अगर आप लोग अंत तक बने रहे ना, कोई भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जिसको आप लोग ना टैकल कर सके। और इस लेक्चर के अंदर आपको केवल वही कंटेंट मिलेगा जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अननेसेसरी पार्ट को मैं ऑलरेडी स्किप कर चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, आपने किया है आपके आर लैंग्वेज को इंस्टॉल कर लिया, अलोंग विद आपने अपने आर स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया है। और एक बार आपका आर लैंग्वेज और आर स्टूडियो इंस्टॉल हो जाता है ना, उसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए उसके बाद आप लोगों को कुछ इंटरफेस दिखाई देता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका इसका इंटरफेस दिखेगा, जहां पे आपको चार अलग अलग पैनल देखने को मिलेंगे। एक आपका सोर्स का पैनल रहेगा, ठीक है, दूसरा आपका वर्क स्पेस का पैनल रहेगा, वर्क स्पेस को आप लोग इन्वायरमेंट पैनल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा रहेगा आपका कंसोल पैनल के नाम से, चौथा आपका रहेगा व्यू पैनल के नाम से, इसको पैकेज या फाइल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक कंसोल रहेगा, एक स्क्रिप्ट एडिटर रहेगा, एक इन्वायरमेंट रहेगा और एक आपका प्लॉट और पैकेज पैनल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लोग कमांड देते हैं ना वो सोर्स के अंदर देते हैं, जो भी फाइल इंपोर्ट करते हैं वो सोर्स के ऊपर करते हैं, और जो भी आपको रिजल्ट दिखता है वो कहां पे दिखता है, कंसोल के अंदर दिखता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर रही, चलिए आगे चलते हैं। कंक्लूजन के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या बातें लिखी हुई है। आर इज यूज्ड फॉर द स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन एंड द डेटा एनालिसिस। मैंने क्या बताया, शुरू में बताया था
आर लैंग्वेज का इस्तेमाल आप लोग स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं। और याद रखिएगा आर स्टूडियो आपको प्रोवाइड करता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर कोडिंग एंड द विजुअलाइजेशन। दो चीजें आप लोग यहाँ पे करते हैं, एक आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर, आप लोग यहाँ पे कोडिंग करते हैं और दूसरा आप लोग क्या करते हैं, डेटा को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डेटा को विजुअलाइज करने के लिए और कोडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, आर स्टूडियो करता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये दोनों टुगेदर दे आर पावरफुल टूल फॉर द बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है ना, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए दोनों कंबाइन हो जाते हैं ना, तो आपके लिए एक पावरफुल टूल का काम करते हैं। ठीक है, तो ये ओपन करके मैंने दिखाया, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको 4 पैनल दिखेंगे, किनका क्या काम है, आर स्टूडियो का क्या अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स, स्टार बांध करके अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। हर साल यहां से आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है, हर साल माने पिछले साल भी आया था, एक ही साल तो इस सब्जेक्ट को हुआ है ना, तो यहां पर इस बार भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरे पूरे चांसेस है कि यहां से ये वाला सवाल आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आर लैंग्वेज के अंदर आप लोग किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं डेटा को, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करके आप लोग क्या करेंगे, डेटा को इंपोर्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग स्प्रेडशीट की बात करते हैं ना, तो स्प्रेडशीट के अंदर डेटा स्टोर होता है टेबुलर फॉर्म के अंदर। एक इंपॉर्टेंट बात है, टेबुलर फॉर्म हमारे पास दो पॉपुलर फॉर्म में मिलती है, या तो आपको सीएसवी फाइल के अंदर मिलेगी, सीएसवी फाइल माने ऐसी फाइल जहां पे आपको लास्ट में डॉट सीएसवी लिखाई देता है। इसी तरीके से एक आपका एक्सेल फाइल होता है, एक्सेल के अंदर आपको एक डॉट एक्सएल एस एक्स दिखता है, और एक और फाइल होता है जिसको आप लोग एक्सएलएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो फाइल आपकी एक तरह रहती है, ये आपकी एक्सेल फाइल होती है, एक आपका डॉट सीएसवी फाइल होता है। ध्यान दीजिएगा कौन सा होता है, डॉट सीएसवी फाइल होता है। तो जो सीएसवी फाइल है ना, ये आपका कैसे इंपोर्ट होता है, स्प्रेडशीट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ये आपका स्प्रेडशीट के अंदर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनको कैसे इंपोर्ट करना है प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग एक लाइन में आंसर करें तो आर कैन इजीली इंपोर्ट द स्प्रेडशीट डेटा फ्रॉम द एनालिसिस एंड द विजुअलाइजेशन। आर बड़े प्यार से बड़े आराम से आपके डेटा को इंपोर्ट कर सकता है एनालिसिस करने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप के अंदर एक लाइन के अंदर आंसर आएगा। आपको अगर इंपोर्ट करना है सीएसवी फाइल को आर के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना है एक कमांड, सर एक फंक्शन यूज करना है। ध्यान रखिएगा आपका फंक्शन क्या रहेगा, रीड डॉट सीएसवी। ध्यान रखिएगा रीड डॉट सीएसवी, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको अपनी फाइल डाल देनी है। ठीक है, फाइल का जो भी टाइटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे आप लोग ये कमांड टाइप करेंगे ना, ये जैसे आप लोग ये फंक्शन टाइप करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो सीएसवी फाइल है ना वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप डेटा की बात करते हैं। ठीक है, ये वाला सिंबल आपको लगाना होता है, आप सभी जानते हैं, रीड डॉट सीएसवी है और ब्रैकेट में सेल्स अंडर केस डेटा डॉट सीएसवी फाइल है। जैसे आप लोग इस पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को डाल करके एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फाइल का लोकेशन है, स्प्रेडशीट का लोकेशन है, वो ये उठा करके ना आपके आर के अंदर क्या कर देगा, इंपोर्ट कर देगा, और आगे आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी किसकी, सीएसवी फाइल की। इसी तरीके से अगर आप लोग आगे इंपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल फाइल को, किसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 2-3 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको किसका इस्तेमाल करना है, आपको यूज करना है रीड एक्सेल। ध्यान रखिएगा READ एक्सेल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे स्टेप 1 के अंदर आपको क्या करना है, आपको रीड एक्सेल वाला कमांड देना है। इसके लिए क्या करना है, आपको टाइप करना है इंस्टॉल डॉट पैकेज। देखिए याद रखिएगा इंस्टॉल डॉट पैकेज, और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या डालना है, रीड एक्सेल डालना है। जैसे आप लोग इसको टाइप करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे, जो भी आपका कंट्रोल एंटर दबाते हैं, ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर आपको लाइब्रेरी, और अंडर में क्या, सॉरी ब्रैकेट में आपको अगेन क्या डालना है, रीड एक्सेल डालना है। और तीसरे नंबर की स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे आपको क्या करना होता है माय डियर फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे आपको एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना होता है, जहां पे आप लोग ये वाला डेटा डालेंगे। ये देखिए आपका क्या है, रीड है, अंडर केस एक्सेल है, और यहाँ पे आपका वो फाइल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन 3 स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, अपनी एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना है आर लैंग्वेज के अंदर। जिनको नहीं समझ में आ रहा, देखिए पूरा का पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस है। अगर मैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कर रहा होता तो उस टाइम पे बड़ा आसानी से आपको समझा सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे को थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको रेडी करना है तो ये मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। बस यही कहूंगा, नहीं समझ में आ रहा तो इट्स लास्ट मोमेंट माय डियर फ्रेंड्स,
इट्स लास्ट चांस, आपको इसको एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। जब भी आपसे पूछे इंपोर्ट कैसे करना है तो ध्यान रखने का, आपको सीएसवी फाइल पूछा है या एक्सेल फाइल पूछा है, जो भी पूछा है उसका फॉर्मेट आपको एज इट इज चिपका देना है। सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होगी, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये आपका जो आपका गेटिंग स्टार्टेड विद आर है, वहां पर आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि एग्जैक्टली क्या कुछ सीन इसके अंदर चलता है, किस किस तरीके के सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग आर लैंग्वेज को टैकल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आपके आर सिंटैक्स को। याद रखिएगा आर सिंटैक्स क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा केयरफुली रीड करना है। आर यूज करता है सिंपल एंड रीडेबल सिंटैक्स। अभी सिंटैक्स क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कमांड्स आर रिटन इन आर कंसोल, यह मैंने पहले भी बताया हुआ है। कमांड को कहां पे लिखा जाता है, आर कंसोल के अंदर लिखा जाता है, या इसका एक और नाम आप लोग क्या, या स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन आप लोग आर के अंदर देते हैं, आर लैंग्वेज के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कमांड कहलाता है। समझ में आया? तो कमांड का मतलब क्या है, एनी इंस्ट्रक्शन इन द आर इज कॉल्ड द कमांड। जो भी इंस्ट्रक्शन आप लोग आर लैंग्वेज के अंदर देते हैं वो क्या कहलाता है, वो कमांड कहलाता है। याद रखिएगा जैसे आपने क्या किया, आपने प्रिंट करके ना ब्रैकेट में क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा। तो माय डियर फ्रेंड्स आपने कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन दिया है तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका कमांड बन जाएगा। बस इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर आर के अंदर आप कमांड की बात करते हैं तो कमांड क्या होता है। आप ध्यान रखिएगा, अब आर लैंग्वेज की जब भी आप लोग बात करते हैं ना, तो आर लैंग्वेज के अंदर आपको वेरिएबल देखने को मिलते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर द डेटा वैल्यू। जिन वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग डेटा वैल्यू को स्टोर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके आर कहला सॉरी आपके वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे आपने ये वाला सिंबल बड़ा जरूरी है, सिंबल को आप लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा इस सिंबल को क्या बोला जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। और कंट्रोल के साथ एंटर आप लोग दबाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, आपका एक्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ 10 लिखा हुआ है, ठीक है। नेम के आगे क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर क्या लिखा हुआ है, आर प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। तो जो भी आप लोग वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का मतलब वो डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। आप लोग क्या कह सकते हैं, वेरिएबल्स कैन स्टोर नंबर, टेक्स्ट एंड द डेटा सेट। याद रखिएगा वेरिएबल किन किन को स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, और डेटा सेट को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का क्या मीनिंग होता है ये आपको याद रखना। जैसे आपने क्या कहा, आर वेरिएबल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आपका टाइप किया एनिमल, ठीक है ना। उसके बाद आपका असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, और फिर मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, लोइन लिखा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका एनिमल है नहीं, ये आपका वेरिएबल का नाम है, और ये जो आपने ब्रैकेट में डाला हुआ है ये क्या है, आपका वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है। ये आपका वेरिएबल है, पूरा का पूरा क्या है, वेरिएबल है। मैंने कि डेटा को स्टोर करने के लिए जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपका आर लैंग्वेज के प्रोस्पेक्टिव में क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका यहां पर वेरिएबल बन जाता है। बताइए यहां तक बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। अच्छा एक और सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, डेटा टाइप इन आर, आर के अंदर कितने डेटा टाइप होते हैं। तो कॉमन डेटा टाइप की अगर आप लोग बात करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा होता है, कैरेक्टर होता है, लॉजिकल होता है, और इंटीजर होता है, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, जब भी आप लोग आर लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। जैसे आपका न्यूमेरिक डेटा हो गया, जैसे आपका कैरेक्टरिक डेटा हो गया, जैसे अगर आप लोग लॉजिकल डेटा की बात करते हैं, और इंटीजर की बात करते हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया जा सकता है यूजिंग द आर लैंग्वेज। सर ये क्या बात हुई, ध्यान दीजिएगा, इधर समझिएगा। यानी कि अगर आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग प्लस भी कर सकते हैं, 5+3 माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हैं आर लैंग्वेज के अंदर। बस याद रखना है इनको आप लोग ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ये आपका एडिशन का ऑपरेटर है, प्लस आपको एक तरीके से प्रेस करना होता है, माइनस आपका सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, ये स्टार आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ये आपका डिवाइड के लिए होता है, ये जो है ना ये पावर के लिए यूज होता है। जैसे आपको क्या करना है, आपको 2 का पावर 3 लिखना है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 2 करेंगे, 2 टाइप करेंगे, उसके बाद इसको प्रेस करेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल होता तो मैं आपको समझा देता, ठीक है। और ये डबल परसेंटेज का मतलब होता है मॉडुलस, यानी कि आपने क्या किया, आपने 10 डबल परसेंट 3 किया तो ये आपका मोड में चला जाएगा, मॉडुलस के अंदर चला जाएगा। रट लीजिए, याद कर लीजिए, अभी यहाँ पे समझाना बिना प्रैक्टिकल के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को ऑपरेटर इन आर बोलेगा तो इन तमाम चीजों की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए, अपने दिलो दिमाग और जहन
के अंदर इन तमाम कॉन्सेप्ट को आपको बैठा लेना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाली है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। मोटा मोटा पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। अब कुछ फंक्शंस और रहते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनको यहाँ पर हमें कवर करना। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए फंक्शन इन आर का मीनिंग क्या होता है। फंक्शंस वो आपके रीयूजेबल ब्लॉक और कोड होते हैं, ठीक है ना। कोड के किसी भी कोड के अंदर अलग अलग ब्लॉक होते हैं जिनको आप लोग रीयूज कर सकते हैं, वो आपके फंक्शन कहलाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे जब भी आपसे एग्जामिनर अगर गलती से पूछ ले कि आर लैंग्वेज के अंदर फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, तो फंक्शंस आर द रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ ए कोड, ठीक है ना। कोड के अंदर जो भी आपके रीयूजेबल ब्लॉक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके फंक्शन कहलाते हैं। ये आपके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आर प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और फंक्शन रिड्यूस करते हैं रिपीटेशन को, एक चीज के रिपीटेशन को, और इससे आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। तो फंक्शन का इस्तेमाल आप लोग किसके लिए करते हैं, ताकि आप लोगों का रिपीटेशन ऑफ वर्क ना हो, अलोंग विद आपका टाइम सेव हो जाए। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं। और फंक्शंस आपके कोड के वो ब्लॉक्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं, रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। उनको आप लोग क्या बोलते हो, फंक्शंस बोलते हो। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ द फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक आपका बिल्ट इन फंक्शन हो गया, एक आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर इंस्टॉल हुए आते हैं, यानी कि अगर आप लोग उनको टाइप करेंगे ना तो आपको वही ऑपरेशंस मिलेगा। जैसे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सम के अंदर ब्रैकेट में कोई वैल्यू डालते हैं तो ऐड के लिए यूज होता है, मीन के लिए, मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए। ये सब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो ये वाला है ये ऐड करने के लिए वैल्यूज को, ये वाला है ये कैलकुलेट करने के लिए एवरेज, ये मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, एसक्यूआरटी माने आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मैथमेटिकल फंक्शन भी होते हैं। जैसे अगर आप 25 को स्क्वायर रूट निकालना है, कई बार आपको एबीएस दिखेगा, कई बार आपको राउंड दिखेगा, तो ये जो आपका एबीएस और राउंड है ना, उसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एबीएस और राउंड का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा। अगर आप लोग एबीएस और ब्रैकेट लगाते हैं तो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनपुट देता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए आपका एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसक्यूआरटी मैंने बताया स्क्वायर रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद CEILING का मतलब होता है ये आपको इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज लार्जर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। आपका लार्जर देन इक्वल टू एक्स के जो भी आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो आपको इससे मिलेगा, यानी कि इस फंक्शन से मिलेगा। और फ्लोर से आपको क्या मिलेगा, लार्जेस्ट इंटीजर विच इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द एक्स, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे अगर आप लोग TRUNC करते हैं तो ये आपका ट्रांसकेट वैल्यू को प्रोवाइड करता है। राउंड की बात करते हैं तो ये आपको राउंड वैल्यू ऑफ द इनपुट एक्स देता है। कोस साइन 10 का मतलब क्या है, ये आपके कोस साइन और 10 वैल्यूज ऑफ इनपुट प्रोवाइड करता है। लॉग का मतलब नेचुरल लॉगरिथम होता है। EXP का मतलब जो आपका एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक फंक्शन है जो इनबिल्ट फंक्शन माने जाते हैं, जो आर लैंग्वेज के अंदर माय डियर फ्रेंड्स अक्सर आपको दिखाई देते हैं, अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है। मोटी मोटी चीजें हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। वैसे ये सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें एग्जाम के अंदर कुछ तो लिख के आना पड़ेगा ना, तो अब हमें इनको एज इट इज ही लिख के आना पड़ता है, कोई अल्टरनेट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन इन आर हो गया है। अब जैसे आपका एक तो बिल्ट इन फंक्शन हो गया है, एक दूसरा क्या होता है आपका क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए मैं आपको डायरेक्ट सिंटैक्स बता देता हूं जिसको आपको याद करना। अब ये मत पूछेगा कैसे आया, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होता है, ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन की मजबूरी है। तो यहाँ पे फंक्शन नेम डालेंगे, फिर आप लोग यहाँ पे अपना फंक्शन, ये जो आपका सिंबल है जिसको आप लोगों ने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने बताया था ना, किसी को याद है, हमने इसको बोला था असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। क्या बोला था, असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन आ जाएगा, फिर फंक्शन है, फिर पैरामीटर, फिर कर्ली ब्रैकेट। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने बताया हुआ है, जैसे अगर आपने लिखा एड अंडर केस 3 तो ये आपका फंक्शन का नेम हो गया, ठीक है। ये क्या है, आपका फंक्शन का नेम है। फिर आपने ये आपका ऑपरेटर लगाया वो, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर आपने फंक्शन डाला तो ये फंक्शन हो गया। फिर जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है उसमें आप लोग ARG लिखते हैं। ARG का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, और लास्ट में जाके आप लोग क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट है, फिर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट प्लस में कितना आ जाएगा 3, और रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट में आउटपुट मिलेगा
मिलेगा और ये जो आपको आउटपुट मिला है ना इसको फंक्शन बॉडी बोला जाता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहें तो एज इट इज लिखना है, समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको रट लो, ठीक है ना। ऐड अगर आपको करना है उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, फंक्शन ए बी है, करली ब्रैकेट है, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का सम मिलेगा, ठीक है। और रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट, और ये आपका करली ब्रैकेट हो गया, तो आपको ए जैसे ऐड करना है 5 और 3 को, ठीक है। तो एक बेसिक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे समझा पाना करीब करीब पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका पार्ट 1 है जहां पर हम लोगों ने मोटा मोटा यूनिट 1 के काफी जो आपके सॉरी यूनिट 3 के काफी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब ऐसा मत समझिएगा यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है, यूनिट 3 के लिए अभी हमें एक और सेशन लगेगा, करीब करीब 41 मिनट का क्लास और लगेगा, जहां पर हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाकर के और थोड़ा डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे। यहां तक आपको कवर करना है, ये जो यूनिट 3 का पार्ट 1 है इसको आपको अच्छे से अटेंड करना है। जो अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके सारे डाउट ले लूंगा। अगर आप लोगों को इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा, साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।